मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार के बारे में अध्ययन करेंगे। राम कुमार का जन्म शिमला में 1924 में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे। वे पटियाला से संबंधित थे और माता दिल्ली की थी। पिता को शिमला तथा दिल्ली में बार बार क्रमशः रहना पड़ता था। आरंभ में रामकुमार ने हरकोर्ट बटलर हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उन्हें अपनी छात्रावस्था में वायलिन बजाने का शौक था, किंतु बीए तक आते आते उनका संगीतज्ञ बनने का स्वप्न धूमिल हो गया। बीए के उपरांत उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ने हेतु एमए में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने डॉक्टर वी के आर वी राव तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे शिक्षक मिले। इसके साथ ही उनकी हिंदी साहित्य में भी विशेष रुचि उत्पन्न हो गई। कुछ वर्षों के उपरांत उनकी कहानियाँ छपने लगी। 1943 में एमए के अध्ययन करते हुए वे शारदा उकील के कला विद्यालय में भी पहुंच गए। वहां वे संध्याकालीन कक्षाओं में पश्चिमी कला का अध्ययन करने लगे। वहां उन्हें शैलोज मुखर्जी पढ़ाते थे। छुट्टी के दिनों में प्रातःकालीन कक्षाओं में उन्होंने बंगाल शैली का अध्ययन भी किया। अर्थशास्त्र में एमए करने के उपरांत उन्होंने अपने चाचा की बैंक में शिमला में नौकरी कर ली। सन 1947 तक काम करने के पश्चात उन्होंने अनुभव किया कि वे प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक वहां लगातार कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने अल्पकालीन काम ढूंढना आरंभ किया। अपने अवकाश के समय उन्होंने साहित्य और कला का सृजन आरंभ कर दिया। 1946 की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी को देखकर राम कुमार ने अपनी कला की दिशा निर्धारित की। वे एक साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, अतः अपनी समस्त भावनाओं और संवेदनाओं को लेकर कला के क्षेत्र में आगे बढ़े। सन 1948 में उन्होंने प्रदर्शनियों में अपने चित्र भेजना आरंभ कर दिया और दिल्ली शिल्पी चक्र के भी सदस्य बन गए। यह संस्था बम्बई के प्रगतिशील कलाकार ग्रुप के समान प्रभावशाली तो नहीं थी, फिर भी इनमें चित्रकारों को एक मंच पर संगठित करने में सहायता की। रामकुमार ने इसके तत्वाधान में शिमला तथा दिल्ली में प्रदर्शनियां आयोजित की। सन 1948 में रजा के कश्मीरी दृश्य चित्रों की प्रदर्शनी दिल्ली में हुई। राम कुमार उनसे मिले और उनकी कला से भी बहुत प्रभावित हुए। वे रजा के साथ बम्बई गए और वहां सूजा, आरा तथा सामंत आदि कलाकारों से मिले। मुल्कराज आनंद ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया। रजा के गुरु लैंगहेमर ने रामकुमार को चित्रकला के क्षेत्र में से हट जाने का परामर्श दिया और उनमें प्रतिभा तथा कला कुशलता की कमी बताई, किंतु रामकुमार ने कला के क्षेत्र में ही आगे बढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने विदेश जाने की भी ठानी और कुछ सरकारी सहायता तथा कुछ धन अपने पिता से लेकर फरवरी 1950 में वे पेरिस के लिए चल पड़े। पेरिस में उन्होंने कई मित्र बनाए और साम्यवादी विचारकों के संपर्क में आए। वे साम्यवादी गतिविधियों में भी भाग लेने लगे। यहाँ रामकुमार की मानववादी विचारधारा और भी परिपक्व हुई। वे वारसा, हेलसिंकी तथा कोलंबो के शांति सम्मेलनों में भी गए। रूस तथा हंगरी में अनेक विद्वानों से मिले। रामकुमार समाज के लिए प्रतिबद्धता अनुभव करने लगे। अस्तित्ववादी निराशा का उत्तर उन्हें कर्तव्य पूर्ति और सृजन की सार्थकता में मिला। पेरिस में उन्होंने आंद्रे लहोते की कार्यशाला में प्रवेश लिया
किंतु वहाँ अकादमिक घनवाद की सीमा में जकड़ा जाना उन्हें पसंद नहीं आया और वे फर्नान लेजे के पास चले गए, जो महान आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ साम्यवादी दल के सदस्य भी थे। किंतु रामकुमार उनसे बहुत अधिक रहस्य ग्रहण न कर सके। लेजे उन्हें वर्णनात्मक होने की आलोचना करते रहते थे। कला में सामाजिक यथार्थवाद को प्रस्तुत करने की शैली क्या हो और आकृति तथा उसमें निहित भाव का परस्पर क्या संबंध है, इन प्रश्नों का चित्रकला की दृष्टि से कोई समाधान नहीं हो पाया था। 1951 में रामकुमार भारत लौटे। शिल्पी चक्र के साथ साथ उन्होंने यहाँ फ्रेंच चित्रकारों के दल से भी संबंध स्थापित कर लिए और उन्हीं के साथ चित्र प्रदर्शन करने लगे। सन 1952 में उनकी भेंट कला आलोचक रिचर्ड बार्थोलोम्यू से हुई। 1955 में तक रामकुमार भारत के 5-6 मूर्धन्य चित्रकारों में गिने जाने लगे और प्रत्येक प्रदर्शनी में उनके चित्र दिखाई देने लगे। ललित कला अकादमी भी उन्हें सम्मानित करने लगी और 1971 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई। रामकुमार ने आरंभ में आकृति मूलक चित्र बनाए, फिर दृश्य चित्रों का दौर आया जो आगे चलकर नगर तक पहुंचा। यानी पहले दृश्य चित्र प्रकृति के बनाए और फिर नगरीय सभ्यताओं के दृश्य चित्रों का निर्माण किया। फिर आया वर्तमान दौर जिसमें दृश्यमान ही परिवर्तित हो गए। ये उनके आत्मानुभव के चित्र हैं जिनमें अमूर्तन के बावजूद मार्मिकता है। रामकुमार की आरंभिक कला पर शहर की सामाजिक विकृति हावी है। इसमें मध्यम वर्ग की परावशता और निराशापूर्ण खामोशी ध्वनित हुई है। लोगों की आंखें बड़ी और चमकदार बनाई गई है, मानो उन्हें वे वस्तुएं बहुत प्यारी हैं जिन्हें वे खोज रहे हैं। इसमें लोगों के सामाजिक अलगाव की ध्वनि मिलती है। वर्गों तथा त्रिभुजों के द्वारा बनी शहरी भवनों की भावहीन पृष्ठभूमि, हाथों की विचित्र रिक्त मुद्राएं, गंभीर उदास रंग, भूरा, मटमैला, कत्थई, काला और कहीं कहीं लाल, नीले या पीले रंग का एक स्पर्श चित्र में करुणा की मनस्थिति उत्पन्न करने के लिए लगाए गए। घूमती हुई गली, नंगे तार के खंभे, खींचकर कसे हुए तार और पूर्ण निष्क्रियता भरा वातावरण मानो ठंड में जम गया है। ये सभी उनके चित्रों के प्रतीक थे। कहीं कहीं पृष्ठभूमि में कागज के मकान मानो मुड़ तुड़कर गिरने वाले हैं, जो शहरी समाज की आत्मघात की ओर बढ़ती प्रवृत्ति के सूचक हैं। बाद में रामकुमार इन चित्रों में उदासी के बजाय दुख चित्रित करने लगे। इन चित्रों को अस्तित्ववादी दर्शन से भी प्रभावित माना गया। रामकुमार की वाराणसी के दृश्य चित्रों की श्रृंखला तथा स्केच आधुनिक दृश्य चित्रण की अमूर्त शैली के उत्तम उदाहरण हैं। वे बौद्धिक अनुशासन में बंधकर बनाए गए चित्र हैं और चित्रकार के कठोर संयम के परिचायक हैं। वाराणसी की जो छाप मन पर पड़ती है, केवल उसी को इन चित्रों में अमूर्त शैली के दृश्य का रूप देने का प्रयत्न किया गया है, किंतु इनमें भावों की गहराई नहीं है। 1965 से 67 के मध्य बने शाही और मोम रंगों के रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध हुए। बाद में एक्रिलिक रंगों से भी बनारस आदि के शहरी दृश्य चित्र अंकित किए। 1979 से 69 से रामकुमार की कला में एक नया मोड़ आया। वे उदास रंगों के बजाय पीले तथा सुनहरी आभा वाले बादामी रंग के बड़े बड़े क्षेत्रों के साथ चमकदार, अपारदर्शी, इंद्रनील, कुसुम्भी तथा श्वेत अथवा काले भूरे का प्रयोग करने लगे हैं। चित्रण क्रिया के अंत में लगाए गए गहरे रंग के तुलिका घातों से चित्र के ढांचे को स्पष्ट व्यवस्था दी जाती है। इसी के
में एक काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का आभास दिया जाता है, जिससे कुछ आकार आगे की ओर और पीछे की और कुछ आकार पीछे एक संतुलित स्थिति का निर्माण करते हैं। वे रंग को चाकू के किनारों की सहायता से कैनवास पर से खुरच भी देते थे, जिससे कैनवास की बनावट का प्रभाव दिखाई देने लगता है। चित्र में रंगों के क्षेत्रों के आकार बड़े तथा हलचलपूर्ण बनाए गए हैं। चित्र का संयोजन कैनवास की सीमाओं को तोड़कर बाहर पहुंचने लगा है, जो अमेरिकी चित्रकार पोलोक तथा कुनिन द्वारा प्रदर्शित अमूर्त अभिव्यंजनावाद की विशेषता है। तो इस प्रकार से रामकुमार, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक समय में साहित्य में रुचि प्रदर्शित की और शनै शनै वह कला के क्षेत्र में आए और उनके द्वारा बनाए गए दृश्य चित्र नगरीय क्षेत्र के बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए और उनमें मध्यम वर्गीय परिवार की पीड़ाओं को, आशंकाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया। रामकुमार ही एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने आकृति से प्रारंभ करते हुए वह पूर्ण रूप से ज्यामितीय अमूर्तवाद की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से रामकुमार भारतीय आधुनिक कला परिदृश्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन्यवाद।